हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम बायोमैकेनिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर द लेट वीडियोस बिकॉज आई एम बिजी विद सम थिंग्स। सो बेसिकली काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन, जिसको हम एक डिटेल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक बेसिकली हमारे पास क्या होता है जब हम किसी भी बॉडी की ना मूवमेंट को डिस्कस करते हैं विद देयर फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है ना, हम उसकी बेसिस पे जब हम किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्ट को अपने, आप यहाँ पे हम ह्यूमन मोशन की बात करें ना, तो इसलिए हम किसी बॉडी पार्ट की बात करें। ठीक है, जब हम ये फिजिक्स में बात करते थे तो हम कहते थे कोई भी बॉडी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसका कोई भी पार्ट जिस पे कोई फोर्स इफेक्ट करिए, और वो क्या फोर्स है, किस तरह की फोर्स है, और वो फोर्स उसको किस तरह का एक्ट करने पे फोर्स कर रही है, बेसिकली ये हमारे पास सारी आती है काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, काइनेटिकली जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो बेसिकली अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले चैप्टर को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आती है वो हम करते हैं कि हम डिफाइन करेंगे कुछ कॉमन मेजरमेंट्स को, कुछ कॉमन मूवमेंट्स को। ठीक है, जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, टॉर्क एंड इम्पल्स। ये हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एफएससी के लेवल पे भी हम डिस्कस करते थे, और मैंने भी डिटेल वीडियोस में भी डिस्कस किया। ठीक है, आप फास्ट रिव्यू है इसलिए हम अगर अब हम बात करते हैं ना बेसिकली कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब उन्होंने देखो हमें ये कहा कि हम ये बेसिक टर्म्स को तो यूज़ करेंगे क्योंकि हम इनको एफएससी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम उनकी तो एक बेसिक नॉलेज लेंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे टाइप के लोड होते हैं जो एक बॉडी पे एक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे पास किस किस तरह के मैकेनिकल लोड्स हैं वो हमारे पास बॉडी पे एक्ट करेंगे ताकि ये एक मोशन परफॉर्म करे, कैसे करे, क्या करे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे यूजेस, बेसिकली जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिनमें इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली काइनेटिक क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है, फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे वेक्टर को, स्केलर क्वांटिटीज़ को, और फिर हम सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बीच में शायद स्किप भी करें, क्योंकि मैंने कहा था फास्ट रिव्यू में हमने लास्ट चैप्टर को भी, चैप्टर 2 को भी हमने वहीं तक डिस्कस किया जहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, जब हम डिटेल लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे ना, तो हम उनमें उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम फास्ट रिव्यू में डिस्कस करें तो हम शायद कुछ चीज़ें बीच में से स्किप करें जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ स्किप नहीं होगी जो हम ये कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है और वो स्किप होगी। ठीक है, हाँ, जो बोल बिल्कुल ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आपकी इस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, और आपको अभी जल्दी में एक ओवरव्यू चाहिए, तो फिर आप उसके लिए हम उसको बीच में से स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहली जो चीज़ थी हमारे पास बेसिकली। ओके, अभी हमारे पास ना सारे चैप्टर की बेसिक टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं सबसे पहले, हम एक बेसिक जो हमारे पास जिस तरह के हमें क्वेश्चंस जनरेट करते हैं हम बायोमैकेनिक्स की ये बुक। ठीक है, हमें बेसिकली उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पहले पूछे जाते हैं जब आप चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ पे, उन्होंने कहा है व्हेन मसल्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट डेवलप टेंशन। अब उन्होंने ये बात की है हमारे पास कि जो मसल्स हैं हमारे पास ऑपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट के, ठीक है, वो कब टेंशन को डेवलप करते हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने अभी यही बात की थी कि हमारे पास वर्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट मोशन। ठीक है, जब मसल्स हमारे पास ऑपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट के एक टेंशन को डेवलप करते हैं तो किस डायरेक्शन में जॉइंट का मोशन होता है। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने पहला सवाल जनरेट किया था। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि इन विच डायरेक्शन विल अ स्विमर स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट एक्चुअली ट्रैवल। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने ये बात की कि हमारे पास अगर किसी एक डायरेक्शन में स्विमर स्विम कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर जो रिवर की करंट है वो कहाँ पे एक्चुअली ट्रैवल करेगी। ठीक है, बेसिकली उन्होंने कुछ हमारे पास सवाल जनरेट करने थे ना, क्योंकि हमारे पास उन्होंने बेसिक बायोमैकेनिक्स के साथ हमारे पास डिस्कस करना था कि एक्चुअली हमारे पास जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, इनकी मेजरमेंट्स का क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, what determines whether a push can move a heavy piece of furniture? The answer to these questions are rooted in kinetics. ठीक है, अब उन्होंने कहा लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा पुश है जो एक हैवी पीस ऑफ फर्नीचर को जो होता है ना वो मूव कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने ये बात की कि हमारे पास जैसे आप कोई अलमारी को मूव कर रहे हो, या आप बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कहते हो, कोई भी ऐसा फर्नीचर, आपका बेड है, कुछ भी है, उसको मूव करने के लिए ऐसी कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है जो आप बेसिकली करते हो। और उन्होंने ये बात आपको साथ ही बता दी कि इस सारों के जवाब सिर्फ काइनेटिक्स में है, द स्टडी ऑफ फोर्सेस में। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी बोथ जनरेट्स एंड रेजिस्ट फोर्सेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेली
एक्टिविटीज मैंने यही बात की थी, बॉडी ह्यूमन बॉडी जनरेट और रेजिस्ट दोनों फोर्सेस को यूज करेगी जब हमारे पास डेली एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेली एक्टिविटीज का ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकली काम करें। हम जो आम काम करते हैं दिन में, अपनी बॉडी को जिस तरह से मूव कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, हर चीज़ में आपकी बॉडी में जनरेट कर रही है एक फोर्स, जिस दूसरी फोर्स उसको रेजिस्ट करती है, ताकि आप उस पोस्चर को बैलेंस करके बैठ सकें, आप उस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकें, आप खाना खा सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन इनेबल वॉकिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा है ग्रेविटी या फ्रिक्शन जो है हमारे पास बेसिकली वॉकिंग में या मूव करने में ऑब्जेक्ट्स को बहुत तरह से काम करती है। इंटरनल फोर्सेस भी, जो मसल्स की सेल्फ फोर्सेस है, वो भी आपके पास काफ़ी हद तक जो है ना हमारे पास क्या करती हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, साथ में आपके आ जाते हैं स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये आइडिया बहुत ज़्यादा होगा कि आपकी जो फोर्स है वो बेसिकली कैसे अफेक्ट कर रही होती है आपके ऊपर। ठीक है, तो ना अगर आप ये चीज़ देखते जाते हैं ना तो फिर आपको पता चल जाता है, जैसे बैट्स हो गए, रैकेट्स होगी, बॉल्स हो गई, क्लब्स हो गए, सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ जो आपकी यूज़ होती है ना, ठीक है, अब जो एब्जॉर्ब करे, अब उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इम्पैक्ट्स विद बॉल्स, बॉल के साथ जैसे इम्पैक्ट करती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे कुछ फोर्सेस ऑब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, फिर जो ग्राउंड है, जो फ्लोर है, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, उनमें ओपोनेंट्स की जो फोर्सेस हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास डिपेंड करती हैं। ठीक है, और यही हम काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बेसिकली काइनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स काइनेटिक्स से रिलेटेड डिस्कस करते हैं ना, फिर हम नेक्स्ट में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इनर्शिया, मास, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, टॉर्क, इम्पल्सेस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनर्शिया को डिस्कस करते हैं। इनर्शिया हमें पहले से भी पता है, एक ऐसी रेजिस्टेंस या किसी भी कोई ऐसी फोर्स जो हमारे पास कोई भी मूवमेंट जब परफॉर्म होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए यूज होती है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक मैकेनिकल डेफिनेशन जो होती है वो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी मूवमेंट या कोई भी ऐसी एक्सेलरेशन जो परफॉर्म हो रही है, बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसमें आपकी फोर्स लग रही है, तो हमारे पास वहां पे रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, inertia is the tendency of a body to maintain its current state of motion whether motionless or moving with a constant velocity। ठीक है, अब हमारे पास मैंने यही बात की थी, इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है बॉडी की। ठीक है, जो अपनी करंट स्टेट में मोशन को रखती है। ठीक है, चाहे मैं एक जगह बैठी हुई हूँ पर मेरे बैठने पे भी कोई ना कोई फोर्स अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली बैठने पे भी फोर्स अफेक्ट कर रही है, और अगर एक गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, रोड पे एक स्पेसिफिक बैलेंस के साथ चल रही है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, अब हमारे पास आगे फॉर एग्जाम्पल आ 150 kg वेट बार लाइंग मोशनलेस ऑन द फ्लोर हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन मोशनलेस। उन्होंने कहा एक 150 kg का जो वेट बार होता है, ठीक है, अगर उसमें मोशनलेस फ्लोर के ऊपर पड़ा रहे तो वो मोशनलेस पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कहा एक स्केटर जो ग्लाइड कर रहा होता है किसी स्मूथ सरफेस ऑफ आइस पे, जो आइस स्केटर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो आइस स्केटिंग करते हैं, ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये बात की कि हमारे पास वो जो है उन लोगों का क्या था कि वो आइस पे एक बैलेंस टेंडेंसी के साथ कांस्टेंट स्पीड पे एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो उधर क्या हो रहा है, उधर भी इनर्शिया है। ठीक है, उधर भी इनर्शिया था, हमारे पास एक वेट पड़ा हुआ है, उधर भी इनर्शिया है। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स बता दिए कि इनर्शिया क्या चीज़ थी, कहाँ प्रेजेंट था। ठीक है, although inertia has no units of measurement, the amount of inertia a body possesses directly proportional to its mass। ठीक है, inertia का खुद एक यूनिट नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने मास के, मतलब जिस तरह का मास आएगा उस पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, जितनी ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, मतलब जितनी ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपकी मूवमेंट परफॉर्म होने में लगेगी। ठीक है, the more massive an object is, the more it tends to maintain its current state of motion। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास। बेसिकली आप इन चीजों को ना अगर आप इजीली देखो ना, इनर्शिया का कोई उन्होंने यूनिट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जितना मास आपका ज्यादा होगा उधर उतनी आपकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ठीक, द मोर मैसिव एन ऑब्जेक्ट इज द मोर इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स करंट स्टेट। अब उन्होंने कहा अगर जितना मास ज्यादा होगा ना तो वो अपनी जिस स्टेट में है उतना उसको रहने में आसानी होगी। ठीक है,
जितना डिफिकल्ट होगा वो उतनी अपनी स्टेट को डिसरप्ट करेगा, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा आप उसकी कहते हैं ना करंट स्टेट में रहेगा, द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू डिसरप्ट दैट स्टेट, ठीक है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा इनर्शिया उतनी ज़्यादा हमारे पास जो करंट मोशन है वो कांस्टेंट रहेगा, और जितना कांस्टेंट रहेगा उसकी स्टेट को डिस्टरप्ट करना मुश्किल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिकली आपको बताई हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था, हम फिर एक बार देखते हैं। मास ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, हमारे पास मास ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी बेसिकली, जो करंट स्टेट ऑफ मोशन है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब वो मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो एक कांस्टेंट मोशन में रहेगा, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट मोशन में रहेगा हमारे पास, तो जितना ज़्यादा हम कहते हैं ना मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू डिसरप्ट दैट स्टेट, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, बॉडी का मास भी ज़्यादा है, वो कांस्टेंट भी है, तो उसको डिसरप्ट करना उतना मुश्किल, मतलब उसको उस स्टेट को ख़राब करना वहाँ पे और मुश्किल। मतलब जितना ज़्यादा देखो, आप अगर ज़मीन पे वेट पड़ा होता है आपको उसको उठाने में अच्छा वाला टाइम, लेकिन जब आप उठा लेते हो ना तो आप उसको फिर भी आप उसको वेट को बेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली आपको उसको जोर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप उठा ले तो आप फील करते हो कि उठाते हुए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता, लेकिन जब आप उठा लिए तो आपके लिए मतलब टॉलरेट आप उस वेट को कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एक छोटी सी एग्जांपल होती है इसमें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम टर्म पे, जो है हमारे पास मैस एक हमारे पास पता है हमें क्वांटिटी या मैटर की, जो बेसिकली कंपोज जिस तरह से क्या बॉडी जिस चीज से बनी है, जिस तरह उसका कितना वेट, उसका कितना मैस है बेसिकली, ठीक है। कॉमन यूनिट जो मास का होता है वो बेसिकली केजी होता है, और अगर आप इसको इंग्लिश यूनिट में कहते हैं तो ये बेसिकली स्लग यूज होता है, ठीक है। लेकिन स्लग थोड़ा सा लार्जर यूनिट होता है एज कम्पेयर टू द जो हम मैट्रिक यूनिट यूज करते हैं जिसको हम मास कहते हैं, सॉरी केजी कहते हैं। अब हम बेसिकली मास को जो एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ मैटर की जिससे बॉडी बनी है, ठीक है, जिस जिस बॉडी के अंदर है ही चीज, ठीक है, एक मैटर है जिससे जो बॉडी है, ठीक है, जो एटम्स वगैरह सारी चीजें मिलके बन रही हैं, ठीक है, ये मास है हमारे पास। इसका यूनिट उन्होंने कहा केजीज है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास फोर्स है। फोर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्स एक चीज़ को पुल पुश करने में हमारे पास काम कर रही थी। फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन होती है, फोर्स का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मतलब अगर फोर्स को किस जगह पे अप्लाई करना है ये एक इसकी स्पेसिफिक पॉइंट होता है, ठीक है। अब उन्होंने ये बात की कि बॉडी वेट, फ्रिक्शन, एयर, वाटर रेजिस्टेंस आर ऑल फोर्सेस दैट कॉमनली एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है। अब आपको पता चल गया क्या क्या चीज़ें होती हैं। बॉडी का अपना वेट, उसकी फ्रिक्शन जो उस पर प्रोड्यूस हो रही है, एयर, वाटर रेजिस्टेंस जो उसको मिल रही है एयर की तरफ से या वाटर की तरफ से, वो सारी ऐसी फोर्सेज हैं जो एक ह्यूमन बॉडी पे कॉमनली एक्ट करती हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमेशा याद रखना है कि बॉडी के ऊपर जो चीज़ें बेसिकली हैं, ये जो मेजर फोर्सेस एक्ट करती हैं वो क्या है, बॉडी का अपना वेट, फ्रिक्शन, एयर, वाटर, इन सब, एयर वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास है। द एक्शन ऑफ फोर्स कॉजेज अ मास बॉडी मास टू एक्सेलरेट, ठीक है। अब उन्होंने आपके पास एक बात बताई है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास फोर्स का एक्शन है ना वो बॉडी की एक्सेलरेशन, मतलब अब आप ये कहते हो कि बॉडी का जो अपना क्या है, हम बेसिकली एक यूनिट पढ़ते थे ना, या हम एक फार्मूला पढ़ते थे F इजिकल टू एम ए, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो मास होता है ना, मास और हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन खुद एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हम इस केस में जब डिस्कस करते हैं ना ये कि मास, अगर आपके पास फोर्स ज़्यादा है और आप कहते हो कि फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब मास ज़्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन जो होगी ना बेसिकली आप उसको क्या करोगे, लेकिन हम इसको इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ते, ठीक है। हम इसको बेसिकली ऐसे पढ़ते हैं कि जो एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ठीक है, जो एक फोर्स अपना एक एक्शन है किसी बॉडी पे प्रोड्यूस कर रही है ताकि वो बॉडी मूव करे, उसको बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो एफ इजिकल्स टू एम है, ठीक है। फोर्स है यही चीज़ कि किसी बॉडी को पुल या पुश करने में या उसको मूव कराने में जो काम करती है, ठीक है। तो मास इज इक्वल्स टू या मास इनटू एक्सेलरेशन आती है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली मास को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन के साथ, तो मैट्रिक सिस्टम में इसको यूनिट जो है वो न्यूटन है,
अच्छा, जो न्यूटन की जो एक प्रॉपर अमाउंट है उसने कहा है कि हमारे पास न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास बेसिकली केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड्स हमारे पास बेसिकली इसका यूनिट आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली इसका यूनिट आ गया। फिर अगर आप इंग्लिश में देखते हो या इंग्लिश सिस्टम में देखते हो तो इसका यूनिट पाउंड्स आ जाता है। ठीक है, बेसिकली कितना पाउंड है क्या है। ठीक है, तो हम पाउंड्स को जब करते हैं तो हम उन्होंने कहा कि टू एक्सलरेट अ मास ऑफ वन स्लग एट 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर एंड वन, तो उन्होंने हमें बेसिकली वन उसकी बता दिया, 1 पाउंड का क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। तो 1 पाउंड इज, तो 1 पाउंड का जो उन्होंने बात की ना बेसिकली, थोड़ा सा ना उन्होंने कहा कि पाउंड जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा यूनिट है न्यूटन से, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक इंग्लिश सिस्टम में एक स्पेसिफिक यूनिट है ना, जो हम कॉमनली कहते हैं कि हमारे लिए, हम कॉमनली बेसिकली मेट्रिक सिस्टम यूज कर रहे होते हैं ना, तो इस सिस्टम को, इंग्लिश सिस्टम को हम कभी कभार कम यूज होता है। तो इस बेसिस पे आप इसको ये कह सकते हैं कि लाइक ये जो है हमारे पास कम यूज होता है, लेकिन आपको पता होना जरूरी होता है कि 1 पाउंड जो होता है वो 4.45 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब जो हमारे पास 1 पाउंड हो गया ना, तो उसका यूनिट हो गया स्लग फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने आपके पास यूनिट दे दिया, आपको ये दोनों यूनिट याद रखने हैं। ठीक है, because a number of forces act simultaneously in most situations, constructing a free body diagram is usually the first step when analyzing the effects of forces on a body or system of interest। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस बताई हैं जो हमारे पास लगातार कुछ सिचुएशंस में एक्ट करती हैं, जो फ्री बॉडी ऑफ डायग्राम हमारे पास कंस्ट्रक्ट करके हमें पता चल जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे आप एनालाइज करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट जो भी जिस पे भी आप करते हो। ठीक है, या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमारे पास बेसिकली जिस पे आप सर्च कर रहे हो सारा कुछ उसके ऊपर। ठीक है, अ फ्री बॉडी इज एनी ऑब्जेक्ट बॉडी और अ बॉडी पार्ट दैट इज बीइंग फोकस्ड अपॉन फॉर एनालिसिस। फ्री बॉडी उन्होंने बेसिकली कहा है कि आपको कोई भी ऐसी बॉडी जिस पे आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो है। ठीक है, और फ्री बॉडी की जो डायग्राम होती है ना, वो आप स्केच बना के सिस्टम में उसको एनालाइज करते हैं, उसमें वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। इवन दो हैंड मस्ट बी अप्लाइंग फर्स्ट टू अ टेनिस रैकेट। अब उन्होंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, जो हैंड है ना वो एक टेनिस रैकेट के ऊपर जो होता है ना फोर्स अप्लाई करता है, ताकि रैकेट जो है वो फोर्सफुली करे और फिर एकदम से बॉल के साथ कांटेक्ट में आए। और अगर तो रैकेट, अब उन्होंने यहाँ पे आपको बताया रैकेट जो है ना हमने एज अ फ्री बॉडी ले लिया। ठीक है, फ्री बॉडी ले लिया और जो हैंड है ना हमारे पास बेसिकली उसको हमने कंसीडर कर लिया रिप्रेजेंटेड इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रैकेट ओनली एज अ फोर्स वेक्टर। ठीक है, अब हैंड जो है हमारे पास फोर्स वेक्टर के तौर पे सिर्फ हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या एक बंदे का हाथ है, ठीक है, वो क्या हुआ फोर्स वेक्टर के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, जो उन्होंने अब आपको बता दिया फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, फोर्स अप्लाई हुई है तो हमारे पास अब उन्होंने ना कुछ एरोज के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि किस तरफ से ना क्या क्या चीज हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रही है ना, पहले ये आ गई कि हमारे पास जो फोर्स का वेक्टर है ना, देखो किसी भी मूवमेंट, एक रैकेट से मैंने हिट किया है, ठीक है, बॉल को, तो जब मैंने एक टेनिस रैकेट से हिट किया बॉल को, तो मेरे पास मल्टीपल चीजों ने वहां पे काम किया। ठीक है, अब वहां पे जो मल्टीपल चीजें काम कर रही थी ना हम उनको डिस्कस करें। ठीक है, पहली चीज उन्होंने कहा कि आपका जो हैंड है ना, फिलहाल अभी उन्होंने वहां पे फोर्स वेक्टर के तौर पे रखा है, जो वेक्टर जो जो फोर्स आपके पास सबसे पहली फोर्स जो जनरेट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इफ द टेनिस बॉल कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्री बॉडी, तो उन्होंने आपको बताया, लेकिन अगर अभी हमने क्या कहा कि हमने अभी लिया था रैकेट को, तो इसलिए हमने हाथ की फोर्स को फोर्स वेक्टर कंसीडर किया। लेकिन अगर हम टेनिस बॉल को लेते हैं, ठीक है, एज अ फ्री बॉडी, तो हमारे पास क्या होगी, जो फोर्स रैकेट पे लगेगी, ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉल, जो रैकेट के थ्रू लग रही है, वो हम कहेंगे उसको कि वो हमारे पास क्या है, एज अ वेक्टर है। ठीक है, since a force rarely acts in isolation, it is important to recognize that the overall effect of many forces acting on a system or a free body is a function of the net forces। ठीक है, बेसिकली आपको उन्होंने बता दिया है कि अगर जो फोर्स हम
कहते हैं ना कि हमारे पास एक्ट करती है आइसोलेशन में, ठीक है। फोर्स, अब उन्होंने कहा है कि वैसे तो हमारे पास फोर्स कभी भी अकेले एक्ट नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सारी फोर्सेस का एक एक्ट कंबाइन इफेक्ट क्या आता है, ताकि हमारे पास एक मोशन, एक नेट फोर्स परफॉर्म होती है, जिसको हम सम ऑफ फैक्टर्स भी कहते हैं, जब सारी फोर्सेस को एक कंबाइन रीजन पे लाते हैं और जो नेट रिजल्ट आता है उसको। देखा है यहाँ पे नेट फोर्स लिखा हुआ क्या है, नेट फोर्स इज अ फोर्स ड्राइव फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फोर्सेस, ठीक है, बेसिकली ये आप उन्होंने बता दिया। तो हमारे पास जब उन्होंने कहा कि सारी फोर्सेस का एक कंबाइन इफेक्ट देते हैं तो उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। और नेट फोर्स क्या होती है, बेसिकली फोर्स कभी भी अकेले एक फोर्स इफेक्ट नहीं करती, मल्टीपल फोर्सेस जो होती हैं एक टाइम में इफेक्ट करती है, तो हम उसका एक नेट फोर्स निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके बेसिकली वहां पे मूवमेंट क्या परफॉर्म हुआ है, एनालाइज करने में बेसिकली हमारे पास ईजी हो जाए। व्हेन ऑल एक्टिंग फोर्सेस आर बैलेंस, जब हमने कहा सारी फोर्सेस जो थी वो बैलेंस हो जाती हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं, नेट फोर्स जीरो आती है, ठीक है। नेट फोर्स क्या आती है, अब नेट फोर्स कब जीरो होगी, जब हमारे पास सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर बॉडी एंड द बॉडी रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन, आइदर मोशनलेस और मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये किस स्टेट में जीरो है, जब हमारे पास या तो मोशनलेस चल रही है बॉडी, या हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है बॉडी, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है कि एक एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ जो है ना गाड़ी मूव करी जा रही है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली क्या आती है, नेट फोर्स, सॉरी हाँ क्या आती है आपके पास, नेट फोर्स आती है। अब उन्होंने कहा नेट फोर्स यहाँ पे जीरो आ रही है दोनों स्टेट्स में, चाहे वो मोशनलेस है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है बॉडी, ठीक है। When a net force is present, the body moves in the direction of the net force and with the acceleration that is proportional to the magnitude of the net force. अब उन्होंने कहा अगर नेट फोर्स प्रेजेंट है, मतलब जीरो नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है, तो फिर क्या होगा कि जो बॉडी है वो उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब अगर नेट फोर्स आगे की तरफ जा रही है तो क्या करेगी, बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, अगर नेट फोर्स पीछे की तरफ है तो वो पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, या आप ये कह सकते हो कि जैसे तक हमने ये बात की ना कि एक जिस डायरेक्शन में आपके पास गाड़ी चल रही थी उसी डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स भी लग रही है। अब क्या हुआ कि अगर हमारे पास, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स ऑपोजिट जा रही है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनल नहीं थी एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में, लेकिन अब तो वो दोनों एक तरफ ही हैं, तो फिर क्या होगा कि एक दूसरे के एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। तो ये बेसिकली सारा इस बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्सेज जो है ना सारी, जो हमने एंड तक पढ़ा, फोर्स जो है ना बेसिकली फोर्स, ठीक है, हमारे पे जो एक सीधी सादी जो फोर्स है वो एक टाइम में एक नहीं लगती, मल्टीपल लगती हैं। तो वो जो सारी फोर्सेस हैं मिलके एक मूवमेंट क्रिएट करती हैं, एक कांस्टेंट मूवमेंट क्रिएट करती हैं, एक स्पेसिफिक मूवमेंट क्रिएट करती हैं, जो परफॉर्म करने के लिए हम, जो हमें डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई काम हो, सारी चीजें, ठीक है। एक बार हम इस डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है फोर्स अप्लाइड बाय प्लेयर, ठीक है। यहाँ से प्लेयर ने क्या किया था, एकदम से अपने हाथ में बॉल, यहाँ से आप पकड़ा हुआ है, समझा आपने रैकेट को, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ की बॉल कॉन्टेक्ट की भी रेजिस्टेंस आएगी, यहाँ की वेट की आएगी, ठीक है। जो अपना रैकेट का भी वेट है, जो बंदे के हाथ का वेट है, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। बेसिकली अब क्या क्या हुआ कि जैसे पेशेंट यहाँ से हमने जैसे मूव किया ना, मैंने हाथ से रैकेट को, ठीक है, यहाँ से मैंने रैकेट को मूव किया था, उसने बॉल के साथ एकदम से कांटेक्ट किया, बॉल ने एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस दिया है, ये, ठीक है, ये दिया है, साथ एयर की भी रेजिस्टेंस आई है, रैकेट के ऊपर जो रेजिस्टेंस आई है वो फोर्स अप्लाई हुई थी रैकेट के, सॉरी बॉल के ऊपर जो रेजिस्टेंस आई है वो फोर्स अप्लाई हुई थी रैकेट की तरफ से, एयर की भी थी और थोड़ी सी उसकी वेट की भी थी। तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर आपको बता रही हैं कि बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट अ टाइम, एक किसी भी आप कहते हैं ज्वाइन, किसी भी आपके पास बॉडी पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है कि जितनी मल्टीपल फोर्सेस है वो एक्ट करेंगी किसी भी बॉडी को या किसी भी मोशन को मूव कराने में, ठीक है। तो आज का लेक्चर ना हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ना नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कोई भी चीज़, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई चीज़ मैं छोड़ छोड़ चुकी हूँ या कोई ऐसी चीज़ जो स्किप हो गई है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।